CA Final IDT New Course Test 2. Question number 1. Raman Rose, a registered supplier under GST in Mumbai, is directed by Nero Enterprises, Kolkata, to deliver goods valued at 12 lakh to Fabricana, Aurangabad in Maharashtra. तो एक रमन रो है, उसने कोलकाता वाली पार्टी ने उसको बोला है कि आप जो 12 लाख की गुड्स आप फैब्रिकाना औरंगाबाद को डिलीवर कर दीजिए, जो कि महाराष्ट्र में ही है। तो उसके रिगार्डिंग हमने बताना है कि किस हिसाब से टैक्स लगेगा, कौन सा मॉडल इस पे अप्लाई होगा। डिस्कस एंड कमेंट on the above levy of tax and determine the tax liability of goods in the above circumstances. The supply between Raman Row and Nero Enterprises is a bill to ship to supply, where the goods are delivered by supplier to a recipient, okay, or any other person on the direction of third person. ये एक बिल टू शिप टू मॉडल है, जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को बोलती है कि आप सीधा तीसरी पार्टी को आप माल सप्लाई कर दीजिए। तो उसमें क्या होता है, जो पहली पार्टी होती है वो दूसरी पार्टी को ही बिल जनरेट करेगी और दूसरी तीसरी को करेगी। तो ये बिल टू शिप टू मॉडल होता है, लेकिन जो सामान होता है वो सीधा तीसरी पार्टी को पहली पार्टी भेज देती है। तो इसमें रमन रोज जो है वो सीधा जो सामान है वो औरंगाबाद में भेज देगी, औरंगाबाद वाली फैब्रिकाना पार्टी को, लेकिन जो बिल है वो नीरो के नाम से जनरेट करेगी, और जो नीरो है वो आगे औरंगाबाद वाली पार्टी का बिल जनरेट करेगी। इन सच केस इट इज डीम्ड दैट the said third person has received the goods and place of supply of such goods is the principal place of business of such person। जिस बंदे ने डायरेक्शन दी है, ये 10(1)(b) में आता है IGST एक्ट के। अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ सप्लाई बिटवीन रमन रो एंड नीरो एंटरप्राइजेस विल बी द कोलकाता। ओके, तो ये माना जाएगा कि पहले सामान कोलकाता गया है, माना जाएगा, जाएगा नहीं एक्चुअल में, माना जाएगा। एंड thus it will be a interstate supply liable to IGST, hence Raman Road should charge 18% IGST on 12 lakh, which comes out to 216,000. This situation involves another supply between Nero Limited and Fabricana Aurangabad. The place of supply in the case of location of goods at the time of the movement of goods terminate for the delivery of recipient औरंगाबाद, ये 10(1)(a) में आएगी IGST एक्ट, दस बीइंग इंटरस्टेट सप्लाई सेम विल आल्सो बी चार्जेबल टू IGST। लेट्स सी कि स्टूडेंट ने क्या किया है इसमें। उसने लिखा एज पर सेक्शन 8 रेड विद सेक्शन 12 जो होता है 12 और 13 IGST का वो सर्विस के लिए होता है, गुड्स के लिए 10 और 11 होता है। तो इन्होंने पहली गलती यहाँ सेक्शन में ही कर दी है। तो आप ये बात का ध्यान रखिए, जब भी आप कभी लॉ में सेक्शन गलत लिखते हो तो आपका चाहे नीचे सारा सही हो, आपका गलत हो जाता है, वो क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि आपको ना ही इस सेक्शन की नॉलेज, वो ये मानते हैं आपको ना ही इस सेक्शन की नॉलेज है और ना ही जो पूछा गया उस सेक्शन की नॉलेज है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, अगर आपको सेक्शन श्योर नहीं है तो आप मत लिखिए उस सेक्शन को। सेक्शन 12 लिख के इन्होंने यहाँ पहले ही बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके बाद इन्होंने कंटेंट में क्या लिखा है, वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज इन इंडिया, वेयर सप्लाई कंटेन द मूवमेंट ऑफ गुड्स, देन द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी औरंगाबाद महाराष्ट्र। इन्होंने सीधा कोई लॉ की लैंग्वेज नहीं लिखी, कुछ लॉ के बारे में नहीं बोला, सीधा इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि औरंगाबाद होगी। किसको किसकी सप्लाई होगी, पार्टियां 3 है, किसके लिए औरंगाबाद हो गई है, because the place of supplier and place of supply is in Maharashtra, so this is an interstate supply, जो कि दोनों के केस में इंटरस्टेट सप्लाई है ही नहीं, दोनों ही इंटरस्टेट सप्लाई है। उसके बाद लिखा है द टैक्स लाइबिलिटी विल बी 12 लाख का इन्होंने 9% कर दिया है, कोई इसकी ऑथेंटिकेशन नहीं है, बिल्कुल गलत है, हाफ मार्क भी नहीं मिलना चाहिए था इनको, स्टिल हमने दिया है इनको, और प्रेजेंटेशन वाइज भी बहुत वीक हैं। आप प्रॉपरली लॉ पढ़िए, ये तो ईजीएस्ट कॉन्सेप्ट इन द आईडीटी है, इससे इजी कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिल सकता। बिल टू शिप टू मॉडल इज द मोस्ट ईजीएस्ट कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 2, Mr. X enters into a joint development agreement with SM Construction Limited on 12th January, whereby the development rights over the plot of land owned by Mr. X is transferred to SM Construction to build a residential complex. SM Construction agrees to transfer 5 flats out of 20 flats to be built in residential complex. Mr. X ने SM Construction को अपनी
लैंड दी है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के लिए, जॉइंट डेवलपमेंट राइट्स के लिए। और इसमें क्या बोला गया है कि एसएम कंस्ट्रक्शन 5 फ्लैट्स जो है 20 फ्लैट्स बनाएगा, जिसमें वो 5 फ्लैट जो है मिस्टर एक्स को दे देगा एज अ कंसिडरेशन ऑफ लैंड, और बाकी में वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाएगा टू मिस्टर एक्स कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स। ओके, the other details are the land development rights are transferred on 31st January, construction begin on 1st of April, value of land is 2 crores। जो लैंड की वैल्यू है वो 2 करोड़ है। 1 अप्रैल को जो हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है। कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 फ्लैट्स कंप्लीटेड ऑन 30th June। Construction of entire complex gets completed on 30th November। Completion certificate for the flats issued to Mr. X on 25th December। Date of first occupation of project is 21st December। Till that, SM Builders sell 10 flats to the customer and remaining are still unsold। Determine the tax. Determine the time of supply of service for transfer of development rights। Who is liable to pay tax? Calculate GST payable। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको लॉ की प्रॉपर अच्छे से नॉलेज है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं होती। सबसे पहले आप प्रोविज़न लिखेंगे। प्रोविज़न कैसे? लीगल प्रोविज़न, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय लैंड ओनर टू अ डेवलपर बाय वे ऑफ। जो लैंड का हम सप्लाई करते हैं, लैंड की जो सप्लाई होती है वो सर्विस में माना जाता है। जब आप सप्लाई वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें ये बात आती है। सप्लाई ऑफ सर्विस बाय द लैंड ओनर टू डेवलपर बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफरेबल development right or floor space index, granting of long term lease for construction of residential apartments have been exempted subject to the condition that the constructed flats are sold before issuance of completion of certificate or first occupation of the project, whichever is earlier, and the tax is paid on their end। जो हमारा सेमी कंस्ट्रक्टेड हाउस होता है जिसकी अभी कंस्ट्रक्शन होनी बाकी है, अगर वो बिक जाए तो वो सप्लाई माना जाता है। जो कंस्ट्रक्टेड वाला होता है वो सप्लाई नहीं माना जाता। तो इन्होंने यही बोला है कि आपका जो ये सर्विस आपकी है लैंड की, ये एग्जम्प्ट मानी जाएगी अगर आपके जो फ्लैट्स हैं वो पहले ही बिक जाते हैं कंस्ट्रक्शन से पहले, ताकि उस पर टैक्स ऑलरेडी मिल चुका है। अगर वो उस पर टैक्स नहीं मिलता तो वो एग्जम्प्ट नहीं होती। सच एग्जम्पशन ऑफ TDR FSI लॉन्ग टर्म शैल नॉट बी अवेलेबल इन केस ऑफ फ्लैट्स which remain unbooked on the date of issuance of completion or certificate of first occupation project whichever is earlier। ये वही बात बोल रहा है कि एग्जम्पशन नहीं मिलेगी अगर फ्लैट अनबुक्ड रह गए। The supply of construction service by him against constitution in the form of development rights FSI shall arise on the date of issuance of completion certificate of first occupation of the project whichever is earlier। तो ये इन दोनों में से जो अर्लियर होगा, जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है, जब फर्स्ट ऑक्यूपेशन होता है, तब से हमारी जो है लाइबिलिटी राइज हो जाएगी। The promoter shall liable to pay tax on applicable rate on reverse charge basis on such proportion of value of development rights or FSI or upfront amount paid for the long-term lease as is attributable to such unbooked residential apartments। Conclusion: in the given case, time of supply of service is date of completion certificate of floor of issued Mr. X is 25 December और date of first occupation of project 21st December whichever is earlier। तो 21st December आ जाएगी। पहले क्वेश्चन रिक्वायरमेंट की हमने आंसर करा है, पहले ऊपर लॉ लिखना है उसके बाद आंसर करना है। इन द गिवन केस SM बिल्डर इज लाइबल टू पे GST अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, क्योंकि अनबुक्ड रह गए थे हमारे। और उसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ GST पेबल अंडर RCM, तो उसकी कैलकुलेशन करी है। किस तरह से कैलकुलेशन करी है? द सेल ऑफ फ्लैट बिफोर द फर्स्ट ऑक्यूपेशन इज 15। 20 फ्लैट थे तो 15 जो थे हमारे सेल हुए थे। द सेल ऑफ फ्लैट आफ्टर फर्स्ट ऑक्यूपेशन इज 5 फ्लैट्स। तो टोटल कंसिडरेशन ऑफ लैंड राइट पेबल इज 2 करोड़। 2 करोड़ को 5/20 से डिवाइड कर दिया तो इतनी हमारी वैल्यू सप्लाई आ गई 0.5 करोड़, यानी 50 लाख। 50 लाख का 18% 9 लाख जो है हमारा GST आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको इसके लिए प्रॉपर इसको समझना पड़ेगा। इसके 3-4 केसेस बनते हैं, उन केसेस को अपने माइंड में बिठा के रखिए, तभी आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। और लॉ की लैंग्वेज कभी मत भूलिएगा, आपको अच्छे से लॉ की लैंग्वेज याद होनी चाहिए।
इस क्वेश्चन का इन्होंने कैसे आंसर दिया है? एज पर सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट 2017 ऑल फॉर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर फॉल्स अंडर सप्लाई फर्दर ट्रांसफर ऑफ राइट्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इज सप्लाई ऑफ सर्विस. Okay, the time of supply will be when the completion certificate is issued, that is 25th December. The time of supply will be 21st December. कोई लॉ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, सीधा डिक्लेयर कर दिया 25th December. गलत है ये. उसके बाद SM कंस्ट्रक्शन लायबल टू पे GST, वो तो पता ही है. रिवर्स चार्ज लिखना था ना साथ में, रिवर्स चार्ज लिखा ही नहीं. टैक्स पेबल, ये 2 करोड़ के ऊपर 18% लगा दिया इन्होंने. सारा क्वेश्चन गलत है इनका. अच्छे से प्रेपरेशन करके आप एग्ज़ाम दिया कीजिए. क्वेश्चन 3. Messrs ABC Limited, Bangalore is an authorized money changer registered under FEMA. It has entered into the following transactions of supply of money changing. 700 transactions of conversion of dollar into Indian rupees is 20,000 per month. तो 20,000 पर ट्रांजेक्शन, सॉरी मंथ बोल दिया था मैंने, 20,000 पर ट्रांजेक्शन है. एक ट्रांजेक्शन के वो 20,000 ले रहे हैं. तो हमारा जो रूल है वो ये कहता है कि जितना आप एक ट्रांजेक्शन का ले रहे हो उसका 1% जो है आपको आपकी सप्लाई मानी जाएगी. तो 20,000 का 1% 200 होता है, लेकिन मिनिमम आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे. 250 आपकी सप्लाई मानी जाएगी. तो 250 एक ट्रांजेक्शन के हैं, लेकिन उन्होंने करी है 700 ट्रांजेक्शन 20,000 रुपये की. तो 700 से मल्टीप्लाई करके तो वैल्यू, पहले की वैल्यू ऑफ सप्लाई आ गई 1,75,000. देन उन्होंने बोला 600 ट्रांजेक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ डॉलर इनटू इंडियन रुपीस फॉर 1 लाख पर ट्रांजेक्शन. 1 लाख की 600 ट्रांजेक्शन है. 1 लाख का 1% कितना होगा? 1,000. तो 250 से ऊपर है तो 1,000 इंटू 600, 1,000 इंटू 600, 6 लाख जो आ गई आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई आ गई. फिर थर्ड आता है 300 ट्रांजेक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ इंडियन रुपीज इंटू डॉलर, 5 लाख पर ट्रांजेक्शन. तो 1 लाख तक तो हमारा 1% है, और 1 लाख से लेके 10 लाख तक का जो है हमारा 0.5% होता है. तो 1 लाख के ऊपर तो हम अपना 1% लगा के 1,000 निकाल लेंगे. 1,000 प्लस जो रेस्ट 5 लाख था, 5 लाख में से 1 लाख निकाल के 4 लाख बच गया, उसके ऊपर 0.5% हमने अपना लगाना है इसके ऊपर सप्लाई की वैल्यू निकालने के लिए. तो 1,000 प्लस 2,000, 9 लाख रुपये, 3,000 आ गया. 3,000, 300 ट्रांजेक्शन्स थी तो 9 लाख रुपये हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई आ गई. उसके बाद क्या बोल रहे हैं? 100 ट्रांजेक्शन्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ यूरो इंटू INR एक्सीडिंग 10 लाख. तो ये 10 लाख से एक्सीड कर रही हैं. 500 लाख रुपए की थी, 500 लाख यानी 5 करोड़. तो 10 लाख तक तो हम अपना वैसी रेट लगाएंगे. 1 लाख के ऊपर 1%, 9 लाख के ऊपर 0.5%, तो उसका टोटल कर देंगे 5,500 आ जाएगा. तो उसके बाद 500 लाख में से 10 लाख माइनस करके उसके ऊपर लगा देंगे 0.1%. तो 4,90,000 के ऊपर 0.1% लगाया तो 49,000 आ गया. तो इसको हमने ऐड कर दिया 54,500. अगर ये 60,000 से बढ़ जाता तो ये हम हमारा मैक्सिमम सप्लाई हम मानते हैं एक ट्रांजेक्शन का 60,000 ही मान सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मान सकते. मिनिमम 250 है, मैक्सिमम 60,000 है. तो ये 60,000 से कम है, इसलिए सारा ले लिया हमने 54,500 इंटू 100. तो 54,50,000 जो हमारी वैल्यू आ गई. उसके बाद उसी तरह से 10 लाख है, 10 लाख की वैल्यू आ गई 43,50,000. तो टोटल हमारी वैल्यू आ गई 1,14,75,000. उसके ऊपर हमने GST देना है अपना, और टोटल GST आ गया 20,65,500. तो इस तरह से ये हमने अपनी ट्रांजेक्शन्स करी हैं. लेट्स सी कि स्टूडेंट ने कैसे किया है. स्टूडेंट ने करा है, ये रहा. पहला उसने सही निकाल दिया, दूसरा भी उसने सही निकाल दिया, तीसरे में जाके उसने क्या गड़बड़ कर दी. 1,000 पर आपने 1,000 प्लस करके 0.5% 4 लाख का करना था, तो 2,000 ऐड करना था. इसने 1,000 की जगह 1 लाख में 2,000 ऐड कर दिया. तो यहाँ पे 3,000 आनी चाहिए थी और इसने 1,02,000 बना दी और उसको 300 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो इस पॉइंट को देख के लगता है कि उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं था इस क्वेश्चन में, उन्होंने जल्दी जल्दी में निकाल दिया. आप ऐसी गलती मत करना, प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूरी है. क्वेश्चन इजी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप
भागते चले जाओ, उसके बाद आप रीचेक करने भी आओ क्या मैंने सही निकाली हैं चीज़ें। जो क्वेश्चन इजीली हो जाए उसको आप एक बार और रीचेक कर लो। तो 3 करोड़ 6 लाख समथिंग इस इन्होंने वैल्यू निकाली है, गलत है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, जो 500 लाख वाली वैल्यू है 5500 ऐड कर दिया, 1% 500 लाख का ही कर दिया। 10 लाख माइनस भी तो करोगे, 10 लाख के ऊपर 5500 आपने निकाल तो दिया, फिर 10 लाख के ऊपर 0.1% कर रहे हो आप, तो ये भी गलत है इनका। उसी तरह 100 लाख में इन्होंने वही गलती करी है, तो टोटल उन्होंने करके फिर उसके ऊपर जीएसटी निकाला है, तो वो भी ऑब्वियस बात है गलत होना है। जब वैल्यू ऑफ सप्लाई गलत है तो जीएसटी भी गलत है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें होती हैं ये, तो इससे आपका इजी से इजी क्वेश्चन भी गलत हो सकता है अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो प्लीज़ ध्यान से क्वेश्चन किया कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, मैसेज आशा प्राइवेट लिमिटेड रिड्यूस द अमाउंट of rupees 2,25,000 from output tax liability in contravention of provisions of 4210 of CGST Act in the month of January 18, which is ineligible credit at invoice। उन्होंने एक ineligible invoice का credit लेके अपनी 2,25,000 की liability कम कर दी। As a result of show cause notice was issued by Central Tax Department under Section 74 of CGST Act along with interest। Messrs Asha Limited paid the tax and interest on 5th March 2018। फाइंड द इंटरेस्ट लाइबिलिटी। आपको इंटरेस्ट की लाइबिलिटी पे करनी है, इजी क्वेश्चन है। तो लेट्स सी कैसे किया है इन्होंने। 24% आता है जब भी आप कोई इस तरह की गलती करते हो, तो 24% आपका इंटरेस्ट आता है। तो 20 जनवरी का महीना है, तो 20 फरवरी हमारी ड्यू डेट थी, उसके बाद से हमने दिन कैलकुलेट करने स्टार्ट करने हैं, 13 डेज आ गए। 21 फरवरी से 5 मार्च 2018 तक, उसके ऊपर 24% के हिसाब से हमने इंटरेस्ट लगा दिया 1923 रुपये। ये ऊपर यही चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको कैसे करना है। उसके बाद स्टूडेंट ने देखते हैं क्या किया है। स्टूडेंट ने लिखा है, स्टूडेंट ने ये प्रोविज़न लिख दी है, ये भी सही लिखी है, इसमें उन्होंने गलती नहीं करी। लेकिन ये 52 डेज पता नहीं कहाँ से इन्होंने कैलकुलेट किए हैं, 52 डेज क्यों लिखे हैं यहाँ पे। 7693 का इन्होंने इंटरेस्ट निकाल दिया, बाकी कैलकुलेशन सही है, चीज़ें भी सारी सही लिखी हुई हैं, बस यहाँ पे 52 डेज इन्होंने कैलकुलेट नहीं किया, किस हिसाब से किया कुछ नहीं पता हमें। तो मैं फिर वही कह रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चनों में लो से ज़्यादा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है, यहाँ पे आप प्रेजेंट होके क्वेश्चन किया कीजिए। Let's see question number 5. Explain the provisions of section 39(9) of the CGST Act with reference to rectification of return। सपोज आपने कोई रिटर्न गलत भर दी, तो आप उसकी रेक्टिफिकेशन किस तरह से करोगे। तो ये एक प्रैक्टिकल बेस का समय है, जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग अच्छे से करी हुई है या काम करते हैं वो जीएसटी का, उनको अच्छे से मालूम है कि रेक्टिफिकेशन करने के लिए, जैसे इनकम टैक्स में तो रिवाइज कर देते हैं रिटर्न, यहाँ पे रिवाइज नहीं होती। जो भी आपका नेक्स्ट क्वार्टर होता है, जब भी आपको पता चले कि मेरे से ये गलती हुई है, तो उसकी जब भी आपको रिटर्न फाइल करनी होती है, उसकी नेक्स्ट ड्यू डेट होती है, उसमें आप वो सही कर सकते हैं उस गलती को। लेकिन वो अगले साल के सितंबर की जो भी रिटर्न भरनी होती है उस टाइम से पहले पहले तक आपको करनी होती है। तो यहाँ पे मेनली बच्चे की गलती कहाँ पे होती है कि वो लिख देते हैं कि सितंबर से पहले करनी होती है। सितंबर से पहले नहीं, सितंबर की जब आप रिटर्न भरते हो वो अक्टूबर में हो सकती है। सितंबर की डेट आपकी 20 अक्टूबर होती है, या जीएसटीआर जो भी आप 1 भरते हो वो होती है, उससे पहले करनी होती है। सितंबर 30 सितंबर नहीं होता उसकी रिटर्न भरने की डेट। सितंबर की रिटर्न आप अक्टूबर में भरते हो, या फिर आपकी जो एनुअल रिटर्न है, जब आप एनुअल रिटर्न भरते हो उससे जो भी पहले आएगा, विच एवर इज अर्लियर, वो डेट से पहले पहले आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। तो आपको इस वे में आंसर लिखना है अपना। ये प्रैक्टिकल जो काम करते हैं उनके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उन्होंने कर दिया होगा आराम से। लेकिन इसमें आपको एक बात और लिखनी है, आप ये लिखना है कि अगर आपकी कोई भी गलती डिपार्टमेंट ढूंढता है, उस टाइम पे आप ये नहीं कह सकते कि मैंने रेक्टिफिकेशन करनी है, फिर उस पर वो ब्याज वगैरह या पेनल्टी वगैरह लगाएंगे। तो आपको पहले पहले करना होता है उनसे गलती ढूंढने से पहले। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट किस तरह से इसको हैंडल कर रहा है। उसने क्वेश्चन सही लिखा है, आंसर सही लिखा है, लेकिन उसको नोट भी मिला है, नीड हैंड राइटिंग मेक्स वेरी गुड इंप्रेशन, योर हैंड राइटिंग शुड बी legible and fast। You could end up with 0 if the examiner is unable to read the sheet। अब एग्जामिनर पढ़ ही नहीं पा रहा कि आपने लिखा क्या है, चाहे आपने सही लिखा है चाहे गलत लिखा है, तो वो क्या करेगा। तो इन्होंने एक वो वाली बात नहीं लिखी, क्या था कि
आपकी कोई एरर और ओमिशन निकलती है तो आप वो नहीं कर सकते, वो आप रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते। तो ये बात इन्होंने इसमें नहीं लिखी, तो आप ये बात भी इनकॉर्पोरेट करिए। प्रैक्टिकली अच्छा है कि आपने प्रैक्टिकली काम किया होता है, इन्होंने जीएसटी और वन वगैरह या कुछ भी लिखा हुआ है, सारी प्रैक्टिकल बात लिखी हुई है। लेकिन आपको एक अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए जो इन्होंने ये बात लिखी हुई है, ये बहुत ज़रूरी बात है, ये एग्जामिनर ढूंढता होता है ऐसे पॉइंट, तो आप इसको किया कीजिए। Question 6. Ritesh Enterprises registered in Delhi is engaged in the supply of various goods and services exclusively to government department agencies. The person notified under section 51, ये TDS का सेक्शन होता है जो GST का TDS होता है। इसमें ये प्रोविज़न होती है कि अगर आप कोई भी सर्विस या गुड्स गवर्नमेंट को दे रहे हो, अगर वो 2.5 लाख से एक्सीड कर रही है, 2.5 लाख से एक्सीड कर रही है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो उस पर टीडीएस काटता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और एक है आपका सोसाइटीज़ जो रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज़ एक्ट में है। तो अगर वैसी कोई भी डिपार्टमेंट को आप सर्विस या गुड्स दे रहे हो और वो 2.5 लाख से ऊपर चली जाती है उसके कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, तो आप जो भी पेमेंट करोगे उसको एज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो उसके ऊपर आप 2% टीडीएस काटोगे। 2% यानी 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी। लेट्स सी कैसे करना है। सप्लाई ऑफ स्टेशनरी डिपार्टमेंट कोलकाता, कोलकाता डिपार्टमेंट में इन्होंने सप्लाई करी है स्टेशनरी की। 2,60,000 की जो वैल्यू थी कॉन्ट्रैक्ट की, वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। अगर आप जीएसटी इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे 2,60,000 में से, तो ये वैल्यू 2.5 लाख से कम चली जाएगी। जो पेमेंट ड्यू 15,000 है तो उसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि 2.5 लाख से नीचे चली गई। उसके बाद सप्लाई ऑफ कार रेंटल सर्विस टू एमसीडी, तो इन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट को कार रेंटल की सर्विस दी है। 295 की जो बनती है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो उसमें से जीएसटी एक्सक्लूड कर देंगे तो ये 2.5 लाख बनेगी। लेकिन जो प्रोविज़न है वो है 2.5 लाख से अगर ऊपर चली जाती है तब, तो 2.5 लाख है, इस पर भी कोई टीडीएस नहीं कटेगा 20,000 के ऊपर। देन ये सप्लाई ऑफ हैवी मशीनरी टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लोकेटेड इन उत्तराखंड, तो पीएसयू को ये सप्लाई कर रहे हैं 5,90,000 की। इसमें से हम अगर जीएसटी एक्सक्लूड करते हैं तो वैल्यू आती है 5 लाख, जो कि 2.5 लाख से ऊपर है। तो इसकी जो पेमेंट रिमेनिंग है वो है 25,000, उसके ऊपर हम आईजीएसटी के अकॉर्डिंग टीडीएस काट लेंगे 500 का, जो एज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू दिल्ली ऑफिस ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक ऑफ सोसाइटी एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये भी इंक्लूसिव जीएसटी एक्सक्लूड करेंगे तो 2.5 लाख से ऊपर आएगी। 50,000 पेंडिंग है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी का इसका जो है हम टीडीएस काट लेंगे। ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाके ऐड हो जाएगा इतना अमाउंट। और ये डिपार्टमेंट्स हैं जिनको सप्लाई करने से वो आपका टीडीएस काटेंगे। लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज, मोस्टली गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, और एक सोसाइटीज़ एक्ट वाली है। तो ये आप एक प्लेन रीडिंग कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा देखते कि कैसे करना है। तो इस हिसाब से जितना इनका टीडीएस बनता है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। ये नीचे नोट्स दे रखे हैं, आप भी इसी तरह से प्रेजेंट करके आइएगा फुल टू नोट्स बना के। लेट्स सी स्टूडेंट ने क्या लिखा हुआ है। इनको पता ही नहीं चला कि इसमें हमने टीडीएस की वैल्यू निकालनी है, टीडीएस कैलकुलेट करना है। सेक्शन 51 इन्होंने शायद कभी सुना भी नहीं होगा। इन्होंने क्या किया, जो टैक्स निकाल दिया इन्होंने 15,000 20,000 को सप्लाई समझ के, और 35,000 की इन्होंने वैल्यू निकाली है। 50,000 लिख भी दिया और ऐड भी नहीं किया। उसके बाद में अलग से आईजीएसटी की इन्होंने 18% लगा दिया। तो इस तरह का आंसर देख के मेरे को दुख भी होता है और हंसी भी आती है कि आपको नॉलेज ही नहीं है उन्होंने क्या पूछा था और आप क्या कर रहे हो। उसके बाद ये 70,000 लिखना चाहते थे, 50,000 लिख के 5 को काट दिया। आप फुल अमाउंट को काट के 70 पूरा लिखो ना, ऊपर 7 लिख दिया। ये क्या, कौन सी वैल्यू लिखी है, समझ में नहीं आती। वो मैंने 63,000 का ग्रोसिंग अप किया है 109% करके, तो मेरे को पता चला ये 70,000 लिखा हुआ है। उसके बाद में फिर इन्होंने नोट्स में क्या लिखा है, अब आपको और भी मैं बताता हूँ कि इनकी गलती कहाँ पे है। इन्होंने लोग नहीं पढ़ा, ये मुझे कैसे पता चला। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ मशीनरी टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, द सेम इज नॉट लेविएबल टू टैक्स एज इट्स सप्लाई टू अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। आपने कभी ऐसा कहीं पे भी लॉ पढ़ा है, कहीं पे भी आप मेरे को कमेंट करके भी बताना कि अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को मशीनरी की सप्लाई करते हो तो वो एग्जम्प्ट हो।
आपने कहाँ कहीं पे पढ़ा हो। पहली बात तो हमारे सिलेबस में सर्विसेज हैं। दूसरी बात, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अगर आप कोई सर्विस भी देते हो वो भी कहीं ना कहीं पे जाके टैक्सेबल हो जाती है, उसके भी एग्जम्पशन की अलग से प्रोविज़न है। ये तो आप एक मशीनरी दे रहे हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, तो कहाँ से इस पे तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा। उसके बाद में एग्जम्पशन ऑफ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स to Office of National Housing Bank Society established under Rural Bank by the Government of India under Societies Registration Act 1860 is available। पता नहीं कौन सी एग्जामेशन पढ़ी हैं इन्होंने। इन दिस केस ऑफिस इज इन दिल्ली बीइंग एन अर्बन एरिया एंड सेड एग्जामेशन इज नॉट अवेलेबल। तो पता नहीं कहाँ से पढ़ के आए हैं, क्या लिख रहे हैं, उनको खुद को समझ नहीं है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ऐसी ना कोई प्रोविज़न है कहीं पे रूरल अर्बन वाली, वो तो बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट की होती है, रूरल रूरल और अर्बन की ना। इसमें ये कोई रूरल और अर्बन का तो कोई केस ही नहीं था कि दिल्ली का एरिया वो अर्बन है बाकी दूसरा रूरल है। उसके बाद इन्होंने लिखा सप्लाई ऑफ स्टेशनरी टू डिपार्टमेंट एंड कार रेंटल सर्विस टू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज नॉट कवर्ड अंडर एनी एग्जम्पशन। तो इनको लगा कि ये एग्जम्पशन चैप्टर में से क्वेश्चन डाला हुआ है, इन्होंने उस बेसिस पे किया है, और ये ऐसी कोई प्रोविज़न भी नहीं होती एग्जम्पशन के चैप्टर में। तो जिनका भी ये पेपर है, हमने नाम तो खैर हाइड किया है, वो इस चीज़ को समझें कि क्या लिखना था और क्या लिख रहे हैं। एग्जामिनर के ऊपर इन चीज़ों का बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है अगर आप गलत लॉ लिख के आते हो अपनी मन मर्जी का। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। देव एंटरप्राइजेज सप्लायर ऑफ वाटर कूलर। देव एंटरप्राइज सप्लाइड वाटर कूलर टू बीमल ट्रेडर फॉर कंसिडरेशन ऑफ 2,95,000। जीएसटी इंक्लूड कर रखा है। विमल ट्रेडर ऑल्सो गेव सम मटेरियल टू देव एंटरप्राइजेज एज कंसिडरेशन ऑफ सच सप्लाई हुज वैल्यू इज 10,000। ओके, Dev Enterprise has supplied same goods to another person at a price of 2,97,360 inclusive of GST 18%। तो आप क्या करोगे, डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाई टू Dev Enterprises टू विमल ट्रेडर एज पर द प्रोविजंस ऑफ CGST एक्ट 2017। आपको वैल्यू निकालनी है, ये आप एक्सटर्नल बंदे को जहाँ पे दे रहे हो उसका आप ग्रोसिंग अप कर दो, आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है व्हाट वुड बी योर आंसर इफ दिस वैल्यू 297 was not available at the time of supply of विमल ट्रेडर एक्सप्लेन। तो उसमें रूल ये कहता है कि आपने जितने रुपए में उनको गुड्स दिए हैं 295 का ग्रोसिंग अप करके 2.5 लाख रुपया आ गया 18% जीएसटी माइनस करके, और 10,000 पे जो है उन्होंने आपको 10,000 रुपये की चीज़ें प्रोवाइड कर रखी थी, तो उसको आप ऐड कर दोगे 10,000 को जो जितनी उन्होंने चीज़ें प्रोवाइड करी हुई थी, तो 2,60,000 आ जाएगा इस पे वैल्यू। यही इन्होंने इसमें आंसर में किया। ये ऊपर रूल्स लिखे हुए हैं, रूल का आप पढ़ लेना इसको, रूल को अच्छे से इसी लैंग्वेज में आप ट्राई करना कि आप ऐसे लिख के आओ। उसके बाद इन्होंने 297,360 का ग्रोसिंग अप करके 252,000 जो है हमें मार्केट वैल्यू के हिसाब से वैल्यूएशन करी है। और जब मार्केट वैल्यू अवेलेबल ना हो तो जो आपने पेमेंट करी है या जो उससे भी रिसीव हुआ है वो उसको ऐड कर दो, तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी अकॉर्डिंग टू द रूल। लेट्स सी स्टूडेंट ने किस तरह से इसको हैंडल करने की ट्राई की है। उसने प्रोविजंस रूल्स सही लिखे हैं, आते थे उनको रूल्स, लेकिन उन्होंने जब नीचे गए तो 295 का 100/118 कर दिया, 260 सेकंड क्वेश्चन का आंसर इसमें दे दिया। इसमें तो सीधा सीधा उन्होंने मार्केट वैल्यू दे रखी थी, आपको मार्केट वैल्यू को ही ग्रोसअप करके वैल्यू निकालनी थी। और उसके बाद इन्होंने लिखा है अगर ये वैल्यू ना हो तो ये आपका आंसर यही आ जाएगा। यानी इन्होंने रूल्स रट तो रखा है, इनको समझ नहीं है उसको अप्लाई कैसे करना है। तो इन चीज़ों का आप प्रॉपरली ध्यान रखें, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। अच्छे से क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करें, समझें रूल क्या लिखा हुआ है। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो उसके साथ के साथ आप उस कंसेप्ट के क्वेश्चंस भी किया करो कि आपने जो कंसेप्ट पढ़ा है क्या आप क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो। फिर उसका आंसर चेक किया करो कि मैंने ये सोचा इस रूल को यूज़ करके, तो क्या उसका आंसर यही आया। इस तरह से आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी। इनको नॉलेज थी भी फिर भी इन्होंने क्वेश्चन गलत किया है। स्टिल इनको अच्छी, मैंने जब इनका ये आंसर पढ़ा तो सही लिखा हुआ था इन्होंने, लेकिन एंड में आके गलती कर दी। तो इसके अलावा आपको स्टिल किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, आप हमारे डाउट सेक्शन में डाउट रेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं।
और कभी भी आपको अगर फिर भी डाउट रहता है तो हमारी फ़ोन कॉल्स अवेलेबल रहती हैं, हमेशा आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।